Good morning, students. Let's start with our second lecture of solid state. In previous lecture, we discussed about that there are two type of solids. And हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे एक रबड़ है, रबड़ को हम कंप्रेस कर सकते हैं और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते. On this basis, we can divide the solid into two types. Number one is crystalline solid and number two is amorphous solid. Number one is crystalline solid and number two is amorphous solids. The basis of this type is arrangement of the particles. As we know that every matter is made up of small particles and how they are arranged. On this basis, we can divide the solids into two types. Number one is crystalline and number two is amorphous. Both the word come from the Greek word. Amorphous means no form, जिसके पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स. और दूसरा वर्ड है क्रिस्टलस. इसका मतलब होता है एक वर्ड है क्रिस्टल क्लियर. जैसे हम वर्ड यूज करते हैं किसी चीज के लिए, क्रिस्टल क्लियर. क्रिस्टल मतलब एकदम साफ सुथरा. तो इनका इतना परफेक्ट अरेंजमेंट होता है जिससे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है. अब लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू टाइप ऑफ सॉलिड्स. फर्स्ट इज नंबर वन इज शेप. द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप. जैसा कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर पार्टिकल एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जमते हैं, फिक्स होते हैं. और आपको भी पता है, जैसे बहुत सारे हम शादी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पंडाल लगे होते हैं, तो पंडाल में हम अरेंज करते करते एक पर्टिकुलर शेप डेवलप करते हैं. तो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे जैसे हम पार्टिकल का अगर पैटर्न डेवलप करेंगे तो एक शेप डेवलप होगी और एक जैसी अलग अलग हर क्रिस्टल का एक अलग शेप होता है. दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड. क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल का कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप डेवलप नहीं हो पाता है. नंबर टू इज मेल्टिंग पॉइंट. द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाते हैं. और यहाँ जो एमॉर्फस सॉलिड है, जैसे जैसे हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट होने का मतलब ये हुआ कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये सीधे मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सारे का सारा सॉलिड सीधे के सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. जबकि यहाँ पर धीरे धीरे वो सॉफ्ट होने लगता है. पहले सॉफ्ट होगा और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. अब इसीलिए इनको, क्योंकि जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, उन्हीं को हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं. ट्रू सॉलिड की पहचान यही है कि अगर उसका एक शार्प कोई भी एक टेम्परेचर, चाहे वो 80 हो 180 हो, शार्प होना चाहिए. जबकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है जिसपे कि ये सीधे मेल्ट होता है. नेक्स्ट थिंग, क्लीवेज प्रॉपर्टी. देखो, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सॉलिड है और हम उस सॉलिड को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ. सपोज हमारे पास एक पोटैटो है और पोटैटो को हमने कट किया, तो हम देखते हैं कि उसकी जो कटा हुआ पार्ट जो है उधर शार्प और प्लेन होता है. तो यही डेफिनेशन यहाँ भी काम करती है कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर हम उसको किसी शार्प चीज से कट कर रहे हैं तो उसकी जो सरफेस आएगी, जो दूसरी सरफेस बन के आएगी, टुकड़े बन के आएंगे, उनकी जो सरफेस है वो प्लेन होगी और स्मूथ होगी. जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है. एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर वो जो शेप आती है, जो सरफेस आती है, वो प्लेनर नहीं होती है, इररेगुलर होती है. कभी सोडियम मेटल को हम देखेंगे वैक्स जैसा होता है. अगर हम उसको नाइफ से कट करें तो एकदम शार्प, जैसे पनीर कटता है उसी तरह से वो कटेगा. नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ फ्यूजन, सबसे पहले हमको इसको समझना है कि हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है. क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि जब हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं, किसी मैटर को टेम्परेचर देते हैं, तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. और ये चीज हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर. तो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्लास 9 में कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस,
इसी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। वो क्यों होता है? वो इसकी वजह से होता है, एक लेटेंट हीट हो जाती है। तो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि वो हीट जो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आती है। तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन का जो अमाउंट है वो इसके लिए फिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। हर क्रिस्टल के लिए एक डेफिनेट वैल्यू होती है हीट एंथैल्पी की, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व जो है, कूलिंग कर्व का मतलब ये हुआ कि जब हम स्टेट्स को एक दूसरे में चेंज करते हैं, जैसे गैस को हम चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, या लिक्विड को हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड में, तो क्या होता है कि चेंज होने को जब हम प्लॉट करेंगे, सपोज हम एक कर्व बनाते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये हमने एक कर्व बनाने की कोशिश की। यहां पर हमने ले लिया टेम्परेचर और यहां पर हमने ले लिया टाइम, और सपोज हमारे पास ये लिक्विड स्टेट है और लिक्विड से हम सॉलिड बना रहे हैं। तो अगर हमारे पास वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो जो कर्व आएगा वो इस तरह का डिसकंटिन्यू कर्व आएगा। लेकिन अगर वो यहीं पर अगर हमारे पास एमॉर्फस टाइप का है तो जो कर्व आएगा वो कॉन्टिन्यूअस कर्व आएगा। तो कर्व के बेसिस पर भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। तो अभी हम ये जान रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो एनाइसोट्रॉपिक में एक ऐसा एग्जांपल है क्रिस्टलाइन का, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो इसका एक्सेप्शन है। उसके अंदर आइसोट्रॉपी होती है, एनाइसोट्रॉपी नहीं होती है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। अब देखिए व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस जो सॉलिड्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने का ये सबसे जो डिफरेंस का जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है। तो हमें इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि क्रिस्टल का मीनिंग होता है पार्टिकल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट। सपोज दैट कि हमने एक क्रिस्टल का एक मान लिया है और यहाँ दो तरह के पार्टिकल्स हैं, तो एक पैटर्न में अरेंज है अल्टरनेटिव फॉर वन, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी, इस तरह से वो अरेंज है। और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो वहां ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा। तो आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का मीनिंग क्या है? एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये है कि जो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी है अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आ रही है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। कहने का मतलब ये हुआ जो क्रिस्टलस सॉलिड होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होती है, उनका अगर अलग अलग डायरेक्शन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे तो उनकी वैल्यूज अलग अलग आएगी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। अब सवाल ये है कि ये तो ठीक है कि आएगी, लेकिन वो क्यों आएगी? इसका एक रीजन है। देखिए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पैटर्न में, ये है, सपोज हम इस डायरेक्शन में किसी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहे हैं और एक हम अब दूसरी डायरेक्शन को ले लेते हैं और हम इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहे हैं। तो इन दोनों डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट है वो अलग अलग आएगा। उसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। उसका रीजन ये है कि जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अल्टरनेट पार्टिकल्स आ रहे हैं, वन टाइप सेकंड टाइप, वन टाइप सेकंड टाइप, और जब इस पे जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस एक ही तरह के पार्टिकल आ रहे हैं। तो पार्टिकल का पैटर्न बदलने से, अरेंजमेंट बदलने की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी का मतलब है क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट होता है, कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हर डायरेक्शन में एक जैसी ही आती है। इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले जो क्रिस्टल होते हैं वो इसका एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन क्यूबिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है वो इसका एक्सेप्शन है जो कि आइसोट्रॉपी शो करते हैं इन प्लेस ऑफ एनआइसोट्रॉपी। एक छोटी सी बात और कि एक टाइप का और क्रिस्टल है जिसको हम पायरो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। इनको अलग से बताने की जरूरत इसलिए है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सॉलिड को अगर हम देख रहे हैं तो देखने में हमें एमॉर्फस दिख रहा है, लेकिन अगर जब हम इसकी माइक्रो, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वो छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, तो उसकी जो छोटी स्ट्रक्चर अगर हम देखें जिसको माइक्रो स्ट्रक्चर देखें तो वो क्रिस्टलाइन होती है, यानी पूरा वो एक एमॉर्फस है लेकिन उसकी छोटी जो यूनिट है उसका वो एक तरह का क्रिस्टल है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो पायरो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं और मेटल सॉलिड जनरली इस कैटेगरी में फॉल किए जाते हैं। तो इस तरह से अब हमने एनाइसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी को समझ लिया और क्रिस्टलाइन और एक्रिस्टलाइन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली एमॉर्फस जो क्रिस्टल होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, सॉरी, कि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है, इनको हम सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। इसका एक रीजन है, हमने कहा ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन वाले और जो एमॉर्फस होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। तो इसका एक रीजन है, अगर हम देखें हमारे ग्लास विंडोज लगी होती हैं तो अगर लंबे समय तक अगर हम उनको देखें तो आप एक चीज फील करोगे कि जो नीचे की तरफ जो उसकी थिकनेस है बॉटम में वो थोड़ी ज्यादा होगी। तो उसका वजह यही है कि वो एक तरह का लिक्विड है जो कि बहुत स्लोली फ्लो करता है और सालों के हिसाब से, तो इस हिसाब से जो नीचे की थिकनेस है वो ऊपर की थिकनेस से थोड़ी ज्यादा आएगी। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज सूडो कूल्ड लिक्विड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स। थैंक यू।